नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विथ राजीव में। तो दोस्तों आपके सामने आज का जो नया चैप्टर है भारत की जलवायु और इससे संबंधित क्वेश्चन, जो कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको बराबर परेशान करते हैं। तो आज हम इसी प्रश्नों के साथ में उसके डिस्कशन के साथ में आज हम लोग ये टोटल प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ओके, तो आपको ये बात सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्र है, भारत कौन सी गोलार्ध में आता है। पहले इस बात को समझेंगे, भारत किस हेमिस्फेयर में आता है। जैसे ये 0 डिग्री वाले लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, जिससे हम लोग 0 डिग्री से डिनोट करते हैं इस लाइन को। अब इसके ऊपर में जैसे चलेंगे, ये आपको यूँ जो लाइन गई है, ओके, लैटिट्यूड है ये, इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। नीचे भी इसका नाम वही है, अक्षांश रेखा ही कहते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में कि 23.5 यहाँ से आपको ऊपर में नॉर्थ हेमिस्फेयर में कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, और नीचे में आपको 23.5 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ओके, तो भारत के बिल्कुल बीच से, भारत के बीचों बीच से एक लाइन क्रॉस होती है, और इस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। इस लाइन को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि भारत के ठीक बीचों बीच से क्रॉस किया है ये लाइन। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और ये जो क्षेत्र है, अर्थात इस क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। सूरज की रोशनी क्या होता है, सीधा पड़ता है, और इसके ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में, ये 23 डिग्री के ऊपर का क्षेत्र थोड़ा ठंडा चालू होना शुरू होता है, और इसके ऊपर का क्षेत्र ये बिल्कुल ही ठंडी जगह है। सेम चीज़ नीचे भी होता है, तो इसे हम लोग नाम के साथ जानते हैं। इस लाइन को यहाँ से, ये आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा से आपको यहाँ तक जाएंगे, इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इसे हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इसे हम लोग शीतकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अर्थात भारत, अब आपको ये समझना है कि भारत कौन से क्षेत्र में आ रहा है। तो अभी आपको बताया कि भारत क्या है, भारत में यहाँ से भारत बिल्कुल बीचों बीच से, यहाँ से क्रॉस के बीचों बीच से, तो इसका मैक्सिमम जो क्षेत्र है ये तो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जा रहा है, और इसके थोड़ा सा जो पार्ट आपका आता है वो आपका किस में आता है, शीतोष्णकटिबंधीय। तो कुल मिलाकर के हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। अर्थात आप समझ सकते हैं बात को कि इन क्षेत्रों में गर्मी समान, वर्षा समान और ठंडी समान। ओके, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण का मतलब शीत के साथ उष्ण भी, शीत का मतलब कंप्लीट यहाँ पर ठंडी पड़ती हो, उपोष्ण का मतलब, उपोष्ण मतलब उप प्लस उष्ण, गर्मी कैसी है, काफ़ी उच्च होती है। ओके, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आए, मानसून किस भाषा का शब्द है। तो मानसून दोस्तों, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ये प्रश्न का जवाब आपका है। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती है। ओके, भारत में कितने प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी है, तो उत्तर पूर्व मानसून और एक आपका क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में सबसे पहले जून महीने में ये केरल के तट से क्या होती है, मानसून टकराती है। सबसे पहला मानसून केरल के पास आती है, और ये आपको, ये सह्याद्री रेंज आपको, जैसा आपको बताया था कि यहाँ से कंप्लीट क्या है, सह्याद्री रेंज है। तो जैसे ये मानसून यहाँ से टकराई
तो ये मानसूनी हवा को इन क्षेत्रों में ये क्या करता है, आने से रोक देती है। ये पर्वत, ये सह्याद्री रेंज, तो ये मानसूनी हवा क्या करती है, ये गैप के सहारे हवा ऊपर जाना चालू कर देती है। और इस तरफ से आपको क्या मिलेगा, राजस्थान गुजरात होते हुए ये राजस्थान के पास में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि अरावली पर्वत ऐसे ना हो करके, ये इस तरह से ना हो करके ऐसा है, इस तरह ऐसा है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जब इसके सापेक्ष में जब ये हवा के डायरेक्शन में ही, उसके समानांतर में ही जब पर्वत आती है ये, तो यहाँ से क्या होता है कि ये हवा सीधा निकल जाती है और यहाँ जा कर के हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में इस तरफ धर्मशाला में आकर के ज़ोरदार बारिश करवाती है। फिर ये हवा जा कर के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहुँचती है, तब जा कर के इधर हिमालय से टकरा लेने के बाद वापस ठंडी होती है और यहाँ से फिर इसकी दूसरी शाखा फिर उत्तर पूर्व, मतलब कि ये जो क्षेत्र है ठंडा करते हुए इसका काफ़ी दिन बीत जाता है, गुजर जाता है। तो वापस इधर आने में, अब आपको पता है कि इधर क्या है, सह्याद्री रेंज है, तो इधर आना मुश्किल है। तो अब ये हवा क्या करती कि इस छोर से इन क्षेत्रों में बारिश करवाएगी, अब इस तरफ कराएगी। तो लौटते हुए टाइम में क्या करती है, नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम में ये इधर आपको उत्तर पूर्व मानसून इसे हम लोग बोलते हैं। जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट, ये इस तरफ से आ रही है तो ये उत्तर पूर्व, और ये इस तरफ से आई तो दक्षिण पश्चिम की मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे केरला के तट में आ गई और ये आपका ऊपर से लौट रही है, तो इसी को हम लोग उत्तर पूर्व मानसून को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व मानसून को हम लोग लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये दो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण से होता है। ओके, तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक मानसून का वर्षा, ये आपको बताया दो प्रकार का होता है मानसून, दो ही प्रकार का है। तो अब ऑप्शन बाकी आप हटा दीजिए। एक क्या हो गया, उत्तर पूर्व मानसून, दूसरा क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। बाकी के दो ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल ही गलत है। उत्तर पश्चिम मानसून नहीं है, दक्षिण पूर्व मानसून नहीं है, दो आपका मानसून है। तो सर्वाधिक वर्षा किससे होता है, तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ये मानसून पर सबसे पहले केरला में आई, केरला में आने के बाद सीधा ये ऊपर कर्नाटक, गोवा होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए दिल्ली के बाद फिर आपको पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा कराते हुए बाद में फिर ये मैदानी भागों में वर्षा फिर कराती है। उसके बाद फिर ये क्या करती है, लौटती है जाकर के नवंबर दिसंबर में। ओके, तो मैक्सिमम वर्षा की बात हो रही है, तो आप इतनी सी बात से आप क्या करेंगे, समझ सकते हैं कि लगभग अब ये क्षेत्र ही तो खाली था, कोरोमंडल तट, जैसा कि आपको बताया हूँ, तो कोरोमंडल क्षेत्र जो है ये खाली मानसून के टाइम में वंचित हो जाता है। अर्थात मानसून के टाइम में तमिलनाडु के क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, जबकि तमिलनाडु के क्षेत्रों में दिसंबर जनवरी के टाइम में बारिश होती है। आप न्यूज़पेपर में अक्सर देखेंगे कि दिसंबर जनवरी में आपको क्या मिलेगा, इन क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई आपको मिलेगी। ओके, तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून में लगभग 80% वर्षा होती है। ओके, तो हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले मानसून किस तट के पास आती है। बार बार आपको करा रहा हूँ दोस्तों कि भारत में सबसे पहले मानसून किसके पास आती है, केरल के पास आती है। तो केरल के पास कौन सा तट है, कोंकण तट आपको बता दिया हूँ दोस्तों, महाराष्ट्र गोवा में मिलेगा आपको। ओके, कोरोमंडल आपको ईस्ट छोर पे आता है, पूर्वी तट पर। उत्तरी सरकार तट भी आपको पूर्वी तट पर आता है। आंसर क्या होगा, मालाबार तट केरल के पास में आता है। नेक्स्ट है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का सबसे प्रमुख कारण क्या है। शीत ऋतु में कभी कभी आप देखते होंगे जब ठंडी का मौसम हमारे यहाँ आता है, तो ठंडी के मौसम में क्या होता है, जोरदार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बूंदाबांदी वर्षा उस टाइम हो जाती है, जिससे ठंडी भी क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ठंडी के टाइम में शीत ऋतु में बारिश होने का पश्चिमी विक्षोभ सबसे बड़ा कारण है। ओके,
सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इसका पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। एक्चुअली पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का चक्रवात है। एक प्रकार का क्या है? चक्रवात है। और इसका जन्म आप ऐसा मान सकते हैं कि भूमध्य सागर का आपने नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके बाद कराऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो यूरोप के पास में क्या है? भूमध्य सागर है। वहीं पर इसका क्या होता है? जन्म होता है। भूमध्य सागर में इसका जन्म होता है पश्चिमी विक्षोभ का। और ये चक्रवात जन्म होता है इस क्षेत्र में, भूमध्य सागर में, और यहाँ से निकल कर के सीधा क्या होता है? ये पूरब की ओर चल देता है। पूरब की ओर चलते चलते जितने सारे बीच में देश मिलते हैं उन सबको प्रभावित करता है, सबको प्रभावित करते हुए चलता है। और भारत में आते आते इस टाइम क्या होता है? ठंडी का मौसम पड़ जाता है। ठंडी के मौसम पड़ने में तो इन क्षेत्रों में क्या करती है? बारिश करवाते हुए चलते आती है। क्योंकि चक्रवात के पास में क्या है? चक्रवात के पास में क्या है? बारिश ही तो है। उसके पास में है क्या? ठंडा। उन क्षेत्रों में वैकेंट एरिया था, गर्मी थी, तो इस क्षेत्र को भरने के लिए क्या हुआ? ठंडी हवा कहीं से आई होगी। तो इतनी तेज ठंडी हवा आई कि क्या कर लिया? चक्रवात का रूप धारण कर लिया। मीन्स इसके पास में क्या? बारिश की बूंदें ही तो है चक्रवात में। अब इन क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों? अब ये भारत में पड़ते गया, भारत में बूंदाबांदी करवाते गया। ओके, अब ये भारत की जो भी पहाड़ी राज्य है, जो भी हिलीज एरिया हैं, ओके, उन क्षेत्रों में खास करके जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली भी इससे प्रभावित हो जाता है। यहाँ तक बिहार का कुछ हिस्सा, यूपी का कुछ हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, ये लगभग सभी के सभी प्रभावित होते हैं। तो जब इन क्षेत्रों में बारिश होती है तो क्या होता है? बर्फ़ के साथ भी कभी कभी बारिश होती है। ठंडी के मौसम में आपने सुना होगा यहाँ पे क्या हो, बर्फ़बारी होना चालू हो गया। तो इस वजह क्या है? इसी का तो वजह है, यही तो वजह है कि ठंडी हवा है। एक्चुअली यहाँ पे ठंड थी तो और ठंडी मिल गई तो क्या होता है? बारिश की बूंदें बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ओके, नेक्स्ट दूसरी बात अभी आपको क्या समझाया मैं? दूसरी बात ये कि इस तरफ से दिसंबर जनवरी के टाइम में इन क्षेत्रों में भी मानसून का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जिससे हम लोग क्या बोल रहे थे? उत्तर पूर्व मानसून हम लोग बोल रहे थे। ओके, इस तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून, इस तरफ से उत्तर पूर्व मानसून। और ये ऊपर में पर्वतीय क्षेत्र में क्या था? पश्चिमी विक्षोभ। उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर से आ रहा था। विक्षोभ का मतलब क्या होता है? क्षोभ का मतलब होता है गुस्सा होना, और विक्षोभ मतलब अत्यधिक। तो इन क्षेत्रों में पश्चिम की ओर से आ रही है पश्चिमी विक्षोभ, जो कि भारत में भी क्या करवाती है? बूंदाबांदी सर्दी के मौसम में करवा देती है। तो दोनों चीज़ हो गया। एक तो आपका ये हो गया शीत ऋतु में बारिश का कारण, और दूसरा आपका क्या हो गया? पश्चिमी विक्षोभ। तो अब इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ भी, उत्तर पूर्वी मानसून भी। अर्थात आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? आपको बताया दोस्तों, तुरंत अभी कराया हूँ। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक प्रकार की चक्रवात है। लेकिन चक्रवात कैसी है अभी आपको थोड़ा सा समझ सकते हैं। चक्रवात कैसी है तो आपको बताया कि इन चक्रवाती हवा में क्या है? शीत तो है ही, ठंडी तो है ही, लेकिन ये क्या है? उष्ण भी है, मीन्स थोड़ा गर्म भी है। इन क्षेत्रों से जब आई तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वहाँ पे वैकेंट एरिया था, गर्म स्थान उस टाइम बन चुका था। तो इन्हें ठंडी हवा भरने के लिए क्या कर, जैसे ही पहुँची तो यहाँ पे क्या हो गया? चक्रवात का निर्माण हो गया, ये आगे चल पड़ी। तो गर्मी भी थी और ठंडी भी थी, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ का जन्म कहाँ है? अभी करा दिया क्वेश्चन आपको। पश्चिमी विक्षोभ का जन्म भूमध्य सागर में इसका मूलतः जन्म मानते हैं। हालांकि इसमें कैस्पियन सागर भी शामिल है, लेकिन कंप्लीटली इसका जन्म, सर्वप्रथम इसका जन्म कहाँ होता है? भूमध्य सागर ही कहलाता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? करा दिया दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कोरोमंडल तट होगा। ओके, क्योंकि कोरोमंडल तट इसे वंचित रह जाता था दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल तक जेट धारा की ऊंचाई कितनी होती है? तो एवरेज इसका मान करके चलो, जेट धारा की ऊंचाई 10 किलोमीटर होती है। मान करके चलो जेट धारा की ऊंचाई लगभग कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर के आसपास रहती है। ओके, जेट धारा होता है क्या एक्चुअली? तो इसके बारे में आप लोग ऐसा समझेंगे कि धरातल से लेकर के 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, धरातल से जाने पर, ओके, उन क्षेत्रों में क्या होता है, क्षोभ मंडल की सीमा के पास में, क्षोभ मंडल की सीमा, ओके, आप समझेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का लेयर बना हुआ है इस तरह से। ओके, सबसे ऊपरी जो है एक्सोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, तो इसी तरह से आपको क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फेयर मिलेगा। तो क्षोभ मंडल जहाँ पे आती है, क्षोभ मंडल की सीमा के पास में ये पश्चिम से पूरब की ओर, क्या बताया? पश्चिम से पूरब की ओर, ओके, शक्तिशाली, बहुत तेज होती है ये हवा की धारा चलती है, बहुत शक्तिशाली। ओके, इन क्षेत्रों में, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? जेट धारा, या हम लोग जेट प्रवाह भी इसे हम लोग बोलते हैं। ओके, जेट धारा हम लोग इसे बोलते हैं। आप लोग पढ़ेंगे डिटेल तो समझ में आएगा। ज्योग्राफी का लेसन जब आप लोग कंप्लीट करेंगे, जो चल रहा था वीडियो, उसमें मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ये तो क्वेश्चन का सीरीज है, लेकिन जब वो अच्छा रिस्पॉन्स आने लगेगा तो मैं आपको वापस चालू कर दूंगा वो ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी। तो उसमें आपको कराऊंगा कि 2 टाइप्स ऑफ जेट धारा, जेट स्ट्रीम इसे बोलते हैं। ओके, फर्स्ट इज साउथ ब्रांच एंड अनदर इज नॉर्थ ब्रांच। 2 ब्रांचेस की है जेट धारा की, दक्षिणी शाखा और उत्तरी शाखा। तो दोनों में क्या होता है, क्या असर डालता है भारतीय मौसम पर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उसमें। फिलहाल आप लोग इतना समझ जाइए कि क्षोभ मंडल की सीमा में धरती से 10 से 12 किलोमीटर जाते हैं, तो उन बीच की जगह में बहुत तेज हवा का प्रवाह होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेट प्रवाह के नाम से जानते हैं। जेट कहने का मतलब, जेट ये बिलोंग कर रहा है किससे? ओके, आइए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवन किस अक्षांश में चलती है? तो जैसा कि व्यापारिक पवन के बारे में दोस्तों, ये होता है क्या कि मुख्यतः ये 0 डिग्री आपको मालूम है दिशा, आपका विषुवत रेखा है, इसके 35 डिग्री उत्तर में और 35 डिग्री नीचे में। ओके, ये जो क्षेत्र है ना कंप्लीट, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं 35 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे, ये विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्धों में, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में क्या होती है? हवाएं चलती है। ओके, जिसे हम लोग क्या करते हैं? इसे ही हम लोग व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, इसमें क्या होता है आप लोग को अब डिटेल जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, विशेष उसी चैप्टर में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स करके समझाऊं कि फेरल का कोरियोलिस जल प्रवाह एक सिद्धांत है, थ्योरी है। उसमें क्या बताया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती है, ये उत्तरी गोलार्ध आपका है, ये उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर और इस दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो होती है बाईं तरफ, ये बाईं तरफ और ये दाईं तरफ, ये हवा का रोटेशन चलते रहता है, जिसके कारण से हवा क्या होता है? पश्चिम की ओर क्या होता है दोस्तों? मुड़ जाता है, ये पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। ओके, इसके ही परिणाम स्वरूप व्यापारिक पवन में उत्तरी गोलार्ध में जो हवा होती है उत्तर पूर्व से लेकर के
दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। ओके, और ठीक इसका ऑपोजिट दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है। ओके, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। अभी और इसमें एक और चीज़, एक टॉपिक आपको और पढ़ना पड़ेगा, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। हालांकि ये सब इससे ही रिलेटेड है, वो भी व्यापारिक पवन के से ही रिलेटेड है। फिलहाल इस प्रश्न का मैं आपको आंसर बता दूं तो इस प्रश्न का क्या था, तो इसमें क्या होगा, 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश में और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल मई महीने में धूल भरी आंधी किसके कारण से चलती है। तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इसके बारे में कि जब गर्मी का मौसम जिस स्थान पे होगा, भारत ही नहीं, मैं संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण देश की मैं बात कर रहा हूँ, जिस स्थान पर गर्मी होगा उस स्थान पर क्या होता है कि हवा का दाब कम हो जाता है। किसी भी देश की आप बात कर लो, कोई भी क्षेत्र है, उस स्थान पे हवा की दाब कम हो जाती है। ओके, हवा की दाब कम हो जाती है। इसका कारण ये है दोस्तों कि आप ऐसे समझो कि अपने को गर्मी क्यों लगती है। गर्मी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हवा क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, उस जगह पे हवा नील हो जाती है, मीन्स उन स्थान पे हवा का जो दाब होता है कम हो जाता है, जिसके कारण से अपने को गर्मी महसूस होती है। और मई लगभग मई महीने में ही, भारत की बात मैं कर रहा हूँ, इसके पहले सप्ताह में भारत में ITCZ कहने का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, ये प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण से निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप ऐसा समझो, आप इस बात को समझेंगे कि कोई भी देश है, ये जो जगह जो है ना, ये खाली गर्म, इस जगह पे सीधी आपको कर्क रेखा पर, या फिर अपने को जिस रेखा में है हम लोग भारत में, कर्क रेखा पर क्या होती है, सूरज की किरणें बिल्कुल तीखी पड़ती है, जिसके कारण से क्या होगा कि इन क्षेत्रों का जो दाब होगा धीरे धीरे प्रेशर कम हो जाएगा। तो इनको भरने के लिए, इन गर्म हवा को भरने के लिए क्या होता है, दूसरे जगह से ठंडी हवा क्या करती है, चल देती है। ये संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण देशों में यही चीज़ लागू है, जलवायु के साथ ये नियम लागू होता है। ठंडी हवा भरने के लिए फटाफट इधर आ जाती है, तो यहाँ आती है, तो जैसे ही केरला में पहले क्या होता है, इसे टकराता है, वही मानसून का आगमन होता है। ओके, तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब आपका दोस्तों क्या होगा, निम्न दाब के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, घर में एवं शुष्क हवाएं जिस नमी की मात्रा नगण्य होती है, उत्तर भारत में प्रवाहित होती है, उससे किस नाम से जानते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। एक्चुअली इस क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, गर्म एवं शुष्क हवाएं, ऐसा होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, घर में के जगह पे आप लोग गर्म कर लेंगे। गर्म एवं शुष्क हवाएं जिसमें नमी की मात्रा नगण्य होती है, उत्तर भारत में प्रवाहित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लहर या लू के नाम से जानते हैं। बहुत तेज धधकने वाली गर्म हवा चलती है, ओके, जिससे भारत के उत्तर भारत क्षेत्र में कई मौतें भी हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन लगभग 1 जून को कहा जाता है, या फिर आप ऐसा मान करके चलो, ऑप्शन इसमें नहीं है, तो क्या होगा, जून के प्रथम सप्ताह में आगमन हो जाता है, और एक केरल के मालाबार तट पर आता है। ओके, और भारत में इस दक्षिण पश्चिम मानसून से 1 जून से लगभग 15 सितंबर तक के बारिश होता है। ओके, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। पर्वतीय वर्षा कहलाता है। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं दोस्तों, तो पर्वतीय वर्षा एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण से होता है। जैसे क्या होता है कि आप ऐसा समझो, पहले पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि ये भारत, ये सह्याद्री रेंज जब इधर मानसून आ गई केरल की तरफ, तो मानसून आगे बढ़ी, सारा कुछ आपको मैं बता दिया। तो ये सह्याद्री रेंज के
उस तरफ ये क्या करेगा, ये मानसून जाने की कोशिश करेगा। ऐसा ये पहाड़ है तो इसके क्या करेगा, इस तरफ से मानसून जाने की कोशिश करता है। लेकिन होता यह है कि पहाड़ इतनी यहाँ पे थोड़ी तेज़ है, तीखी है, जिसके कारण से ये जो है ना मानसून ऊपर नहीं पहुँच पाती है। मानसून इन क्षेत्रों में ही पहुँच जाती है और इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाती है। और इन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा होती है। और इसके ऊपर जाते जाते इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक ताप ह्रास, मतलब इनके ताप में क्या होता है, कमी हो जाता है। ओके, तो एडियाबेटिक ताप ह्रास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो बात समझ में आ गई, उनके सहारे जो वर्षा होती है उसे हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, पर्वतों के सहारे वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा खासी पहाड़ी पर 1100 सेंटीमीटर, लगभग 1100 सेंटीमीटर, ये आपको कहाँ पे होता है, मानसिन राम में होता है। ये सभी जगह जो है ना मेघालय का ही क्षेत्र है। डाकी, तुरा, जोवाई, ये सभी के सभी मेघालय का क्षेत्र आता है, मेघालय। ओके, लगभग 1100 सेंटीमीटर खासी पहाड़ी। ओके, तो ये हम लोग मेघालय की बात कर रहे हैं। इसका वजह, वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, शिलांग पठार में आता है। और दुनिया में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होती है और यहाँ पर इन क्षेत्रों में आकर के मानसून लगभग फंस जाता है, जिसके कारण से सर्वाधिक वर्षा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। ओके, तो आपको मालूम है, मैं वापस आपको रिपीट करा दूँ, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये आपका उत्तर पूर्व का आपका क्षेत्र हो गया। ओके, ये आपका उत्तर पूर्व का आपका क्षेत्र हो गया, बराबर। तो ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, इस स्थान पर आपका मेघालय आता है। दोस्तों आपको क्या बताया, इधर से जब मानसून चलती है, मानसून चली इस तरफ से वापस आपको इधर पहुंच जाती है। तो इन क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते लगभग जुलाई अगस्त का ये मौसम यहाँ तक के महीना आ जाता है। तो जुलाई अगस्त में तो यहाँ वर्षा तो करवाती ही है, लेकिन तब तक क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, कोरोमंडल का तट। तो वापस ये जो मानसून है वापस इन क्षेत्रों में लौटना चालू हो जाता है। तो एक छोर ये दक्षिण पूर्व का और ये छोर, दूसरा छोर इसका आपका उत्तर पूर्व का। तो ये दोनों छोर मिलकर के यहाँ मेघालय में ज़्यादातर वर्षा करवाती है, क्योंकि इधर क्या है, नमी मिलने के लिए, नमी लेने के लिए गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से इसने क्या कर दिया, तुरंत के यहाँ से नमी ले लिया और इधर फिर आपका इन क्षेत्रों में ज़ोरदार वर्षा कराती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सर्वाधिक जो वर्षा हुआ, क्योंकि इन क्षेत्रों में मानसून को आने में क्या हो गया, टाइम लग गया। यहाँ तक जून जुलाई का टाइम लग गया लगभग, लेकिन यहाँ पे क्या किया, तुरंत से यहाँ पे उत्तर पूर्व की शाखा सक्रिय हो गई और इनको बारिश करना चालू कर दी। तो इसका आंसर क्या होगा, सर्वाधिक आपका होगा आंसर बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ओके, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र तेज हवाएं जो पूर्वी भारत में चलती है उसे किस नाम से जानते हैं। आर्द्र तेज हवाएं जो ये आपको कहाँ पे चल रही है, पूर्वी भारत में चलती है, पूर्वी भारत की बात हो रही है। तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे दोस्तों, नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा नॉर्वेस्टर। ओके, नेक्स्ट, हाँ मैं आपकी इसके बारे में और आपको बता दूं कि जब ये तेज़ हवाएं जब पूर्वी भारत में चलेगी तो नॉर्वेस्टर, जब बंगाल में ये हवा चलेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। बंगाल में हम लोग इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं बंगाल में। नॉर्वेस्टर आपका पूर्वी भारत आपको बता दिया। चेरी ब्लॉसम, ये आपका कर्नाटक में हम लोग इसे बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, या इसे हम लोग कॉफ़ी वर्षा के नाम से जानते हैं। ओके, केरल में हम लोग इसे आम वर्षा के नाम से जानते हैं केरल में।
आम वर्षा के नाम से जानते हैं, केरला में। ओके, नेक्स्ट है, ये आम वर्षा आपका हो गया कहाँ पे? केरल में। केरल में, क्योंकि आम के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। केरल में आम वर्षा। ये और चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, क्योंकि इस टाइम कॉफ़ी में फूल लगते हैं। ये आपका आर्द्र तेज हवा है। सबका जवाब यही होना चाहिए, आर्द्र तेज हवा। जब अलग अलग क्षेत्रों में, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, काल वैसाखी बंगाल में, चेरी ब्लॉसम आपका कर्नाटक में, आम्र वर्षा आपका केरला में। नेक्स्ट, भारत के मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो भारत में मौसम संबंधी मानचित्र, ये इस प्रश्न का आपका आंसर होगा पुणे। पुणे, ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पुणे। हालांकि इससे पहले शिमला में था, लेकिन बाद में इसे चेंज करा दिया गया। आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानसून के समय राजस्थान सूखा पड़ जाता है, क्योंकि आपको बताया था फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, अरावली पर्वत मानसून के समानांतर आ जाता है, जिसके कारण से मानसून क्या होता है, इसको रोक नहीं पाता और मानसून इसके समानांतर में निकल जाता है। यदि अरावली पर्वत इस तरह से होता तो स्वाभाविक है कि इस पर्वत को रोक करके यहाँ पे राजस्थान में भी वर्षा कराती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी आपका समानांतर ही है। ओके, तो इस तरह से आपका ये 20 प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट हुआ। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में करा दूंगा। आप लोग दोस्तों इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और आपका नेक्स्ट टॉपिक फिर आएगा। तब तक के लिए बाय।